हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम पास आ गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड सैंपल पेपर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे है। फोर्स बिटवीन चार्जेस ए एंड बी इज एफ इफ 75% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, देन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज। आपसे पूछा गया है, यहां पे डायग्राम में मेंशन है ए और बी। ए पर चार्ज है आपका 4q एंड बी पे है q। तो इस सिचुएशन में चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा है F। तो आपको ये बताना है कि अगर 75% चार्ज ए से ट्रांसफर हो जाए बी में, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स एक्ट होगा। ऑप्शन गिवन है F/4, F, 4F एंड नन ऑफ दिस। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप देखो ध्यान से। 75% ऑफ चार्ज ए ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 75/100 इंटू ए पर चार्ज कितना है 4q। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा बेटा, ये 3/4 इंटू में 4q, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3q। इट मींस दैट ए पर अभी चार्ज था 4q, इसमें से 75% चार्ज ट्रांसफर हो गया बी को। अब कितना 75% चार्ज, इट मींस दैट कितना होगा 3q चार्ज। ए में से 3q चार्ज किस पे ट्रांसफर हो गया, बी में। यानी कि ए पर अब कितना चार्ज बचेगा बेटा, 3q माइनस हो गया। तो अब ए पर चार्ज आ गया आपका कितना q, और बी पर चार्ज कितना है बेटा 3q पहुंच गया, तो कितना हो गया 4q। दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हो कि चार्ज फोर्स का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट के केस में अगर सॉल्व करते हो तो F इज इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये अगर सेकेंड सिचुएशन के केस में अगर आप फोर्स लेते हो F डैश, तो भी यहां पे भी वही आएगा, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम K Q इंटू 4Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। सेकेंड दोनों से आप देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब कि फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले फोर्स था वही अब भी होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट करेक्ट आंसर। राइट डाउन क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन इज गिवन हियर, ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 into 10 to the power -8 volt per meter across a conductor, the current density through it is 2.5 ampere per meter square. The resistivity of the conductor is, ऑप्शन गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक चीज ध्यान में रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट डेंसिटी, आपका रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और फार्मूले हैं, उसको आपको लर्न करना जरूरी है। तो आपको पता है गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आप देखोगे गिवन क्या है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 5 into 10 to the power -8 volt per meter, and second the current density J is given by 2.5 ampere per meter square। अब आपको पता होना चाहिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, रजिस्टिविटी। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, रजिस्टिविटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्या होता है, E/J। रजिस्टिविटी का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन करंट डेंसिटी J। इस फार्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 5 into 10 to the power -8 डिवाइड बाई 2.5 सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 into 10 to the power -8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। सेकेंड पार्ट डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में गिवन है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन मूव्स पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, देन ऑप्शन है दे अट्रैक्ट to each other, they repel to each other, neither attraction nor repulsion, and last option है force of attraction or repulsion
डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ बीम्स। इसमें आपको पता है, आप इसके पहले मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन करंट इन द सेम डायरेक्शन, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन करंट इन द सेम डायरेक्शन आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या होता है? अट्रैक्ट टू ईच अदर। व्हाइल टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर current in the opposite direction, current in opposite direction repel to each other with equal and opposite forces। ये आपने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज यू हैव बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ पे एक दूसरा पैरेलल बीम है, क्या? बीम्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन इस साइड है। तो आपको पता है दिया है कि इसमें क्या सेम डायरेक्शन में दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों बीम में करंट जो प्रोड्यूस होगा, ये दोनों करंट क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस वजह से आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट बी इज करेक्ट आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख पा रहे हो कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। इसमें V1, V2, V3 ये सब वोल्ट मीटर कनेक्ट हैं मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। L के क्रॉस V1 है, C के क्रॉस V2 है और R के क्रॉस V3। और साथ में यहाँ पे मेन सर्किट में अमीटर लगा है जो सर्किट के करंट का मेजरमेंट करेगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर V3 की रीडिंग क्या होगी। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, और साथ में अमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी कि सर्किट में करंट आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है साथ में एक चीज गिवन है कि V1 इज इक्वल टू V2, ये दोनों इक्वल हैं V1 और V2। गिवन इज V1 इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू 300 वोल्ट, ये आपको गिवन है। तो आपको पता है अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर ऐसा होता है तो इस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी सेम, इक्वल, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। और आपको पता है ये कौन सी कंडीशन होती है? रेजोनेंस कंडीशन होती है। क्या होती है? कौन सी कंडीशन? रेजोनेंस कंडीशन। इस केस में आप जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है तो ये जो सर्किट है रेजोनेंस कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरफ वर्क करता है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है आपका, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सर्किट डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस को शो करोगे और यहाँ पे वोल्टेज है आपका कितना, 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये टोटल वोल्टेज किसके क्रॉस हो जाएगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस। इट मींस दैट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? V3 की रीडिंग आ जाएगी वोल्ट मीटर, थर्ड वाले की रीडिंग आ जाएगी कितना? 220 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर, इसमें करंट कितना होगा? अमीटर की रीडिंग पूछा है, यानी कि सर्किट में करंट कितना होगा। तो आपको पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी V3 अपॉन R। V3 कितना है? 220 डिवाइड बाई R कितना? 100। सॉल्व करोगे जीरो कितना आएगा? I इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ये आंसर है इसका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका गिवन है, पूरा क्वेश्चन हमने डिटेल में नहीं लिखा है, इसमें गिवन है बेटा कि एम्पलीट्यूड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
amplitude of electric field is given by 300 volt per meter. Then find amplitude of magnetic field. तो आपको पता है in the case of EM wave, ratio of amplitude of electric field to the amplitude of magnetic field is given by speed of light c. तो आप इस फार्मूले से B नॉट निकालोगे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा E नॉट अपॉन सी. इसको आप सॉल्व करोगे, E नॉट की वैल्यू क्या है आपका 300 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. सॉल्व करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा B नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 टेस्ला. ये फाइनल आंसर होगा इसका. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता होना चाहिए कि दोनों सोर्सेज जो होते हैं वो सोर्सेज क्या होने चाहिए, शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए. क्या होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज. तो इसका आंसर इजी है. आप अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है तो तुरंत आप आंसर इसका टिक कर दोगे. कौन सा आंसर होगा, कोहेरेंट सोर्सेज. अब कोहेरेंट सोर्सेज की खासियत क्या होती है, दो सोर्सेज which have same frequency and phase difference is constant. ऐसे सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं. नोट कर लीजिए. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि किसी ग्लास स्फीयर के सेंटर पे है और इसका रेडियस गिवन है. रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर इज इक्वल टू, रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, इसके सेंटर पे प्लेस्ड है. तो आपसे ये पूछा गया है इस ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा वो स्फीयर के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे होगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए वेरी इजी. ये ग्लास स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू इज इक्वल टू 1.5. तो आप कैसे, आपको पता है रे डायग्राम आपको आना चाहिए. जिस ऑब्जेक्ट का आप इमेज फॉर्म करना है उससे लाइट को इमिट करोगे. आपने ऐसे नॉर्मली इमिट किया तो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे आपको मिल गई. सेकंड यहाँ पे आपने इंसिडेंट किया तो आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइन स्फीयर से अगर पास होती है तो नॉर्मल होती है. तो नॉर्मली यहाँ भी आप इंसिडेंट कर रहे हो तो ये कैसे आगे की तरफ चली जाएगी. ठीक, ये सेकंड आपका क्या मिल गया, रिफ्रैक्टेड रे. तो इस केस में जहां पे रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिलती है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है. ये दोनों रेस कैसे हैं, डाइवर्ज के फॉर्म में, तो आगे मिलेंगे नहीं. तो पीछे की डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करोगे तो कहां पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे. यहाँ पे आपका फाइनल वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने डिस्टेंस, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वर्चुअल स्फीयर के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे होगा, सेंटर पे, यानी कि कितने डिस्टेंस पे होगा बेटा, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, जो इसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर सरफेस से. इसका आंसर हो गया. अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.